नमस्कार मित्रों, परिष्कार क्लासेज सरदार सर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि थी पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में देखा था कि भाई पीयूष ग्रंथि है ये मटर के दाने के आकार की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है। इसके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पिट्यूटाइन हार्मोन कहा जाता है। यह लगभग पिट्यूटाइन हार्मोन है, इसमें लगभग 9 हार्मोन आते हैं, जिसमें महिलाओं के अंदर 9 और पुरुषों के अंदर 7 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन था वो वृद्धि हार्मोन था। अगर मान लीजिए जो पिट्यूटाइन हार्मोन है इसकी अगर अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो ये मनुष्य के अंदर क्या प्रभाव डालती है, इसका हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। इस वीडियो में मैं पुनः रिवाइज करता हूँ। आप वीडियो जब देखें तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, किसी भी तरह के किसी भी मान लीजिए ग्रंथि में, हार्मोन में या किसी भी से प्रश्न, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो ज़रूर आप उसको कमेंट कर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रश्न पूछोगे, जितने ज़्यादा आप उत्सुकता दिखाओगे, वह उतने ही हम ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे ही हमारा हौसला बढ़ेगा। आपको किसी भी प्रश्न करते समय किसी मन में कोई किसी भी प्रकार का झिझक नहीं रखनी है कि भाई हम ये प्रश्न पूछेंगे तो सारे जो ऑनलाइन है उसमें जाता है, तो आपको समझ में नहीं आए इसका मतलब आप खुल करके प्रश्न पूछे, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, उससे संबंधित होना चाहिए। मन में जो जिज्ञासा है वो आपकी ज़रूर शांत करेंगे। अब देखिए जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा जो पहला हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन था। कौन सा था? वृद्धि हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन के बारे में हमने देखा था कि कमी से क्या होता है और अधिकता से क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो देखो कमी के बारे में मैंने बताया था कि अगर बाल्यावस्था में कमी हो जाती है, बाल्यावस्था में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो बच्चा कैसा रह जाता है? बोना। और बाल्यावस्था में क्या हो जाती है? अगर अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति कैसा रह जाता है? व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति के शरीर की लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिसको महाकायता कहते हैं, और इसमें व्यक्ति बोना रह जाता है, जिसे बोनापन कहते हैं। तो ये तो बाल्यावस्था में था। इसी प्रकार वयस्क अवस्था में भी क्या हो सकती है? इसकी कमी या अधिकता हो सकती है, तो वयस्क अवस्था में भी प्रभाव पड़ेगा। अब वयस्क अवस्था में लंबाई में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं कि भाई लंबाई है वो पहले लंबा हो गया और अब बोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वयस्क अवस्था में क्या हो जाए? वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो इसके प्रभाव क्या होते हैं कि इससे व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसको अपन साइमंड रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमंड रोग। ठीक है, तो बताइए वृद्धि हार्मोन की वयस्क अवस्था में कौन सा रोग हो जाता है? कमी से साइमंड रोग हो जाता है। साइमंड रोग होने से शरीर के जो ऊतक है वो तेजी से क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, और क्षतिग्रस्त होने के कारण व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। जैसे कई बार अपन देखते हैं हमारे आस पड़ोस में या अपने आसपास देखते हैं कि कोई व्यक्ति की उम्र तो 40 साल ही होती है लेकिन वो 60 साल का लगता है। कोई व्यक्ति होता है 25 साल का है, लगता है 40 साल का। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण ये वृद्धि हार्मोन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम अपन देखते हैं अधिकता से। तो बाल्यावस्था में अगर अधिकता हो जाती है तो महाकायता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? महाकायता। और इसी प्रकार अपन देखते हैं अगर वयस्क अवस्था में अगर इसकी अधिकता हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इससे हमें एक्रोमीगेली, कौन सा रोग? एक्रोमीगेली रोग हो जाता है, जिसे अग्रातिकायता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? शरीर की ये जो पंसलियाँ होती है इसकी ये भी आगे बढ़ जाती है। चेहरे की जो हड्डियाँ होती है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ कभी कभी कुबड़ भी निकल जाती है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हार्मोन है इसमें वो होता है आपका वेसोप्रेसिन। कौन सा? वेसोप्रेसिन। या इसका एक अन्य नाम क्या है? एडीएच हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये भी एक महत्वपूर्ण हार्मोनों में से एक है। अगर इसकी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो क्या हो जाता है? अगर क्योंकि ये हार्मोन क्या कार्य करता है? शरीर में जल अवशोषण का कार्य करता है, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो ये जल का अत्यधिक अवशोषण करेगा। अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी हो जाने से ये क्या करता है? मूत्र के अंदर से जो जल का अवशोषण है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाने से क्या हो जाएगा?
बार बार मूत्र आएंगे और जिसको अपन क्या कहते हैं, मूत्रलता रोग, मूत्रलता रोग अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस रोग, डायबिटीज इंसिपिडस रोग। तो यह रोग हो जाते हैं। एक तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन है, वो कौन सा है आपका, जिसका पिटोसिन या एक अन्य नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन। यह भी महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह क्या करता है, महिलाओं के अंदर पाया जाता है और महिलाओं के अंदर क्या करता है, प्रसव को, यानी अपन देखते हैं लेबर पेन होती है ना, लेबर पेन या प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी या लेबर पेन के लिए जो उत्तरदायी जो हार्मोन है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। और यह ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब महिलाएं होती है, महिलाओं के अंदर जो श्रोणी मेखला होती है, श्रोणी मेखला में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक जॉइंट होता है उसको खोल देता है, जिसके कारण से महिलाओं में जो प्रसव है वो आसान बना देता है। इसके साथ साथ एक कार्य और करता है, ये कार्य क्या करेगा, जो जब बच्चा माँ का दुग्ध पीता है तो प्रसव के बाद में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये महत्वपूर्ण एंजाइम है, हार्मोन है, जिनको हमने पुनः देखा। अब देखिए यह पीयूष ग्रंथि है, इसके बाद में जो ग्रंथि आती है वो आती है आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि की बात करते हैं, 2 नंबर पीनियल ग्रंथि। जैसा कि हमने बताया कि ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इसके ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में ये जो भाग है यह हाइपोथैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखिए इसके पास में ही एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं। यह जो पीनियल ग्रंथि है, यह पीनियल ग्रंथि, इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम है इसको जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसको मनुष्य के शरीर की तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसको मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। ये छोटी सी ग्रंथि है। अब देखिए कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए कि शरीर की तीसरी आंख किसी ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। यह ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत क्यों कहते हैं, सैंड ऑफ ब्रेन, बिकॉज क्योंकि यह ग्रंथि क्या होती है, समय के साथ धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है। नष्ट होने के कारण इसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं। यह ग्रंथि के जो उत्तक जो क्षतिग्रस्त होते हैं वो मस्तिष्क में इकट्ठे रहते हैं। यह ग्रंथि को जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक या लैंगिक जैविक घड़ी भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि हमारे अंदर लैंगिक परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होती है। तो लैंगिक परिपक्वता के लिए जो उत्तरदायी घड़ी होती है, अर्थात इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। हमारे शरीर में जो लयबद्ध क्रिया होती है, उन लयबद्ध क्रियाओं के लिए जो उत्तरदायी ग्रंथि है वो कौन सी है, पीनियल ग्रंथि है। इसलिए इसको शरीर की जैविक घड़ी या लैंगिक जैविक घड़ी भी कहा जाता है। अब देखिए यह ग्रंथि है, यह कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो इसके द्वारा मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, एक बार ये प्रश्न आता है कि बताइए प्रकाश, यह ग्रंथि होती है, यह प्रकाश के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है, अत्यधिक प्रभावित होती है। तो प्रकाश के द्वारा यह अत्यधिक प्रभावित होती है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं,
जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनमें आंखों के द्वारा जो प्रकाश है वो कम जाता है, कम जाने के कारण में उनमें लैंगिक परिपक्वता है वो जल्दी आती है। ठीक है, तो यह प्रकाश के द्वारा ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि का अन्य नाम क्या है? जैविक घड़ी, या अन्य नाम इसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। तो मस्तिष्क की रेत, तीसरी आंख और जैविक घड़ी अन्य किस ग्रंथि के नाम है? पीनियल ग्रंथि के नाम है। पीनियल ग्रंथि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की अधिकता या कमी हमारे अंदर लैंगिक परिपक्वता को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यह आपकी पीनियल ग्रंथि हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। कौन सी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हम जानते हैं कि जो ये तीनों ग्रंथियां है, पीयूष है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, ये तीनों की तीनों ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अब क्योंकि ये मस्तिष्क में स्थित होती है तो मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और दूसरा भाग कौन सा हो गया आपका? अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च, ये 2 भाग हो गए। इसको बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। और इसको बोलते हैं डाइएनसेफेलॉन। सेफेलॉन। तो ये जो डाइएनसेफेलॉन है या अग्र मस्तिष्क पश्च है, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक हो गया थैलेमस। ये 2 भाग होते हैं इसके। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो किसका भाग होती है? मस्तिष्क का ही भाग होती है। ठीक है, अब ये कार्य क्या करती है? इसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि है वह मास्टर ग्रंथि है। ऐसा पहले माना जाता था कि पीयूष ग्रंथि होती है वह क्या है? सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है। लेकिन बाद में जैसे ही खोज हुई तो खोज होने के बाद में यह पता लगाया गया कि नहीं भाई, पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का क्या है? नियंत्रण है। इसलिए ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ये पाई कहाँ जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि है उसका जो ऊपरी भाग है वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भाग में कौन हाइपोथैलेमस भाग है यह मुख्यतः क्या करता है? एक तो मोचक और एक निरोधक। निरोधक, ये मोचक यानी रिलीजिंग हार्मोन और ये कौन से हो गए? इनहिबिन या निरोधक हार्मोन, ये छोड़ते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रंथि अगर मान लीजिए ज़्यादा हार्मोन बना रही है या कम हार्मोन बना रही है तो अगर ज़्यादा बना रही है तो उनको रुकवाने का कार्य करती है पीयूष के माध्यम से, और अगर कम बना रही है तो मोचक हार्मोन के माध्यम से क्या करती है? पीयूष को निर्देशित करती है, जिससे पीयूष उन ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं हाइपोथैलेमस में एक ही प्रश्न बनता है कि बताइए हाइपोथैलेमस है उसको कौन सी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर, या इसका एक अन्य नाम क्या है? हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर ग्रंथि, सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस भाग कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अब देखिए जो हाइपोथैलेमस है कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस भाग ये महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर दोनों में पाया जाता है। और ये जो हाइपोथैलेमस भाग है
ये हमारी भावनाओं का नियंत्रण करता है। किसका? भावनाएं। हमारे अंदर जितने भी भावनाएं, इमोशन है, उनका नियंत्रण करता है। यह हमारे अंदर किसका? भूख, प्यास, दर्द, भूख है, प्यास है, दर्द है, इन सब का अनुभव कौन करता है? कौन करवाता है हमें? हाइपोथैलेमस करवाता है। ठीक है ना। हम देखते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई इसके अंदर जितने भी हमारे अंदर जैसे भावनाएं हैं, भावनाओं में हम किसी से प्यार करते हैं या नफरत करते हैं, प्यार या नफरत करते हैं, हमारे मन में उसके प्रति क्या भावनाएं हैं, तो ये भावनाएं हैं वो कहाँ से नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस भाग से नियंत्रित होती है। कई बार हम कहते हैं कि भाई प्यार है, प्यार का संबंध तो दिल से है, दिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल तो केवल क्या कार्य करता है? रक्त को पंप करने का कार्य करता है। कोई कहता है मेरा दिल टूट गया, तो दिल नहीं टूटता, ये ध्यान रखना। तो कौन सा भाग टूटता है? हाइपोथैलेमस भाग टूटता है। दिल को तो बेचारे को फालतू में बदनाम कर रखा है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो हाइपोथैलेमस भाग है, वहाँ से क्या जुड़ी हुई है? हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, इमोशन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में इसके द्वारा मोचक और निरोधक दो हार्मोन हैं, वो क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। इसको जो क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ स्थित होती है? यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। इसके बाद में ये तीनों की तीनों जो ग्रंथियाँ है मस्तिष्क वाली, ये कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? थायराइड ग्रंथि की। किसकी? थायराइड ग्रंथि की। हम देखते हैं कि जब मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो थायराइड ग्रंथि है यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में स्थित होती है। श्वास नली के ऊपर एच आकार की ग्रंथि होती है या तितली नुमा ग्रंथि होती है। इसका जो वजन है यह लगभग 25 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 ग्राम होता है। तितली नुमा होती है, एच आकार की होती है। यह महिलाओं और पुरुष दोनों में पाई जाती है। और यह जो ग्रंथि है यह श्वास नली के ऊपर फैली रहती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होने के कारण शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सी हो गई आपकी? थायराइड। कौन सी हो गई? थायराइड। और थायराइड इसका हिंदी नाम क्या है? आउटू ग्रंथि। क्या नाम है? कई बार थायराइड नहीं दे करके क्या दे देता है? आउटू ग्रंथि भी दे देता है। ठीक है। अब देखिए जो थायराइड ग्रंथि है या जो आउटू ग्रंथि होती है यह कहाँ पाई जाती है? जो श्वास नली है, श्वास नली के ऊपरी भाग में तितली नुमा या एच आकार की होती है। इन दोनों भागों को ये जुड़ी रहती है। इसमें छोटे छोटे पुट्टक होते हैं जो मिलकर के क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जो ग्रंथि है ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और ये जुड़ी हुई रहती है इस संरचना से। तो देखिए ये जो थायराइड ग्रंथि है इसका एक अन्य नाम है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि बताइए इस ग्रंथि का जो अन्य नाम है वो है एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड। एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड। ठीक है। ये भी बहुत बार एडम्स ऑफ ग्लैंड, एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड किसको कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। आउटो ग्रंथि इसका अन्य नाम है, थायराइड है ही। अब देखिए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं बताइए? जैसा कि नाम है थायराइड, तो थायराइड से कौन सा हो गया? एक तो इससे थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। अब एक प्रश्न बनता है क्योंकि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये महत्वपूर्ण हार्मोनों में से एक है। इसमें आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, T3 और T4।
अब देखिए जो आयोडीन पाया जाता है तो इसमें हमेशा बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर यहाँ पे प्रश्न बना देते हैं कि बताइए जो मनुष्य के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी है तो आयोडीन किस ग्रंथि से संबंधित है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा नमक होता है वो कहता है कई बार कहता है आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। तो यह जो आयोडीन युक्त नमक है उसके सेवन करने से इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी नहीं होती। और अगर हम देखते हैं कि हमारे भोजन में भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंघा या गोइटर, गलगंड, घेंघा या गोइटर रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है हमारे जो गला है ये फूल कर लटक जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के कारण से ये फूल जाता है, फूल करके लटक जाता है, यहाँ गांठ जैसी संरचना बन जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, घेंघा या गलगंड या इंग्लिश में इसको गोइटर रोग कहा जाता है। तो बताइए गोइटर है वो रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। यह जो गलगंड या घेंघा रोग है ये विशेषकर कौन से क्षेत्रों में होता है, यह विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, क्योंकि उन क्षेत्रों में पानी के बहाव के साथ में ये आयोडीन की कमी हो जाती है जिसके कारण से उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में हमने देखा अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है, अधिकता हो जाए तो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये भी एक महत्वपूर्ण हार्मोनों में से एक है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बाल्य अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, वयस्क अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, अब देखिए अगर थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो गई कमी, तो अगर बालक में अगर कमी हो गई तो बालक होगा वो मंद बुद्धि रह जाएगा, मंद बुद्धि, अर्थात बालक का बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा, जिसको क्रेटिन्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसको क्रिटिनिज्म भी कहा जाता है। तो देखिए बालक में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बालक मंद बुद्धि रह जाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, मंद बुद्धिता भी कहते हैं या क्रिटिनिज्म, क्या कहते हैं, क्रिटिनिज्म, या इसको औटुवामनता भी कहते हैं, ठीक है, औटुवामनता, ठीक है। बच्चे में क्या हो जाएगा, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कहा है अपने कहते हैं मारवाड़ी में कि बच्चा है वो क्या भोड़ो रह गयो, टाबर भोड़ो रह गयो, तो वो भोड़ो टाबर हुए ना वो के कारण हुआ थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण हुआ भी शरीर का विकास हो जाता है लेकिन उसके बुद्धि का विकास नहीं हो पा जाता, जिसको औटुवामनता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औटुवामनता भी कहते हैं। तो औटुवामनता है ये। अब कहा नहीं बच्चा बोला रह गया, क्या वो टाबर तो भोड़ो है, इनकी ना कया, तो भी टाबर का कारण क्या है, भी टाबर में की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो गई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बालक में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है या औटुवामनता रोग हो जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक विकास तो हो जाता है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। अगर ये देखिए कमी के कारण ये हो गया, और अगर देखिए वयस्क में अगर कमी हो गई तो ये तो बालक में है कमी है, ये भी क्या है कमी, और ये कमी किस में हो गई, वयस्क में हो गई। तो वयस्क में अगर कमी हो गई तो क्या होगा, तो वयस्क में कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, मिक्सिडीमा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, मिक्सिडीमा। अब ये मिक्सिडीमा रोग में क्या होता है, मिक्सिडीमा रोग में क्या होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, बार बार शरीर में थकावट आ जाती है, थोड़ा सा अगर अपन कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, थकावट आ जाती है, कमज़ोर रहती है, भूख कम लगती है, ठीक है, शरीर सुस्त रहता है, ठीक है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, वयस्क में कमी के कारण। अब देखिए अधिकता की बात करते हैं, एक अधिकता से क्या होता है, चाहे वयस्क में अधिकता हो चाहे बालक में अधिकता हो, अधिकता दोनों में कोई से भी, चाहे वयस्क में हो चाहे बालक में अधिकता हो, तो इसमें क्या होता है, नेत्रोत्सेंधी गलगंड, नेत्रोत्सेंधी
गलगंठ रोग हो जाता है। अब ये जो नेत्रोत्सेंदी गलगंठ क्या होता है, या इसको एक्सोप्थेलिक गोइटर भी कहा जाता है। एक्सोप्थेलिक गोइटर या नेत्रोत्सेंदी गलगंठ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो नेत्र होते हैं उस नेत्र के नीचे श्लेष्मा इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठे होने के कारण से क्या होता है, ये जो नेत्र गोलक होते हैं ये डरावने हो जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं आंखें डरावनी हो जाती है, नेत्र गोलक बाहर आ जाते हैं, उभरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये अधिकता के कारण है। एक प्रश्न जो बनता है थायरोक्सिन में, इससे बनता है हाशीमाटो का रोग। कौन सा? हाशीमाटो का रोग। ये बहुत बार पूछा गया कि हाशीमाटो का रोग क्या है। हाशीमाटो रोग है, यह एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। इसमें क्या होता है कि थायरोक्सिन की जब हमारे शरीर में अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है यह ग्रंथि होती है, इसमें जो बाहर से जो दवाई दी जाती है वो दवाई है वो क्या करती है, इस ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसलिए इसको हाशीमाटो का रोग है, इसको क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की आत्महत्या। तो कौन से रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? हाशीमाटो के रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक स्वप्रतिरक्षित रोग है, इसमें बाहर से दी जाने वाली दवाई क्या कर देती है, इस ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसके कारण से ये क्या होती है, थायराइड की आत्महत्या कहलाती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि अगर बालक में अगर इसकी कमी हो गई तो इसमें आउटुवामनता या क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। इसी प्रकार वयस्क में अगर कमी हो गई तो मिक्सिडीमा रोग कहलाता है। मिक्सिडीमा में क्या होता है, बालक जो व्यक्ति होता है, चाहे जो वयस्क होता है, उसमें शरीर में थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, थोड़े से काम करने पर उसके शरीर में थकावट आ जाती है, भूकंप लगती है, हार्ट बीट घट जाती है। ठीक है, तो ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार चाहे वयस्क हो चाहे बालक हो, दोनों में अगर अधिकता हो जाती है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, तो नेत्रोत्सेंदी गलगंठ रोग हो जाता है। एक जो हाशीमाटो का रोग है, हाशीमाटो का रोग है, इस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग या ग्रेव का रोग, ये भी किससे संबंधित होते हैं, ये भी थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित होते हैं। ये भी किसके कमी के कारण होते हैं, ये अधिकता से होते हैं। क्या होते हैं, अधिकता के कारण हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये जो हाशीमाटो का रोग है, प्लूमर का रोग है, ग्रेव का रोग है, या जो क्रिटिनिज्म है, या मिक्सिडीमा रोग है, या नेत्रोत्सेंदी गलगंठ रोग है, ये किससे रिलेटेड होते हैं, कौन से हार्मोन से रिलेटेड होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड होते हैं या संबंधित होते हैं। एडम्स ऑफ एप्पल ग्लैंड किसे कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। कहाँ स्थित होती है, गले में स्थित होती है। शरीर में पाई जाने वाली एच आकार की या तितली नुमा ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि को शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका वजन कितना होता है, लगभग 25 ग्राम होता है। ठीक है, एच आकार की होती है। इसके द्वारा कितने हार्मोन स्त्रावित होते हैं, 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कौन कौन से, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा कौन सा, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन, ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है इसकी कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती। यह क्या करता है, रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। किसका, कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रण कार्य करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं यह रक्त में कैल्शियम का जो स्तर है वो बराबर रखने का कार्य करेगा। विटामिन डी की तरह कार्य करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। तो इस प्रकार ये जो थायराइड ग्रंथि है, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है गलगंठ रोग। गलगंठ रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। क्योंकि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसमें आयोडीन पाया जाता है, तो भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंठ रोग। अगर बालक में अगर इसकी कमी हो जाए तो ये क्या करता है, क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक है, जिसमें अगर बालक या वयस्क दोनों में अगर अधिकता हो जाती है तो नेत्रोत्सेंदी गलगंठ रोग हो जाते हैं, जिसमें नेत्र कैसे हो जाते हैं, डरावने हो जाते हैं।
अर्थात नेत्रों के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाती है, जिससे नेत्र गोलक बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार थायराइड की जो आत्महत्या है वो कौन सा रोग हो जाएगा? हाशीमाटो का रोग। इसी प्रकार प्लूमबर का रोग, ग्रेव का रोग, ये भी कौन सी हार्मोन से संबंधित है या कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? तो वो भी थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित है या थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसी प्रकार 2 नंबर जो हार्मोन है वो कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन है। ये रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। तो आप इसमें देखें, वीडियो को पूरा देखें।